is about the structures, that how you can define the structures, that is a primitive, using the primitive data type. primitive data type हमारे पास कौन सी होती हैं, जैसे इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, कैरेक्टर होगी, जो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं बाय द सिस्टम. लेकिन कुछ ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो यूज़र डिफ़ाइन कर सकता है, यूज़र अपनी मर्ज़ी से उसकी करेक्टरिस्टिक डिफ़ाइन कर सकता है, उनको कहते हैं स्ट्रक्चर्स. ठीक है. स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप. डिफरेंट डेटा टाइप्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, यू वांट टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन, हिज हर नेम, सिटीजनशिप नंबर एंड सैलरी. तो आप अगर एक पर्सन का नेम, सिटीजनशिप और सैलरी, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स की इंफॉर्मेशन है, एक आपके पास स्ट्रिंग है, एक आपके पास इंटीजर है, एक आपके पास फ्लोट है. अब आप क्या करोगे, इनके लिए डिफरेंट वेरिएबल्स बनाओगे. आप अरे नहीं बना सकते, लेकिन इसका एक सोल्यूशन होता है कि आप एक स्ट्रक्चर बना लो और उस स्ट्रक्चर के अंदर आप ये तीनों इन्फॉर्मेशन सेव कर लो और वो एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन होगी. जब आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो आप उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. दिस इज़ बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्ट्रक्चर्स, कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं. अरेज में हम क्या करते हैं, सिमिलर डेटा टाइप्स को कंबाइन करते हैं. स्ट्रक्चर्स में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन करते हैं. ठीक है. द स्ट्रक्ट कीवर्ड्स डिफाइन अ स्ट्रक्चर टाइप फॉलोड बाय एन आइडेंटिफायर. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को लिखते कैसे हैं, सबसे पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते हैं, जिस तरह हम इंट का कीवर्ड लिखते हैं इसी तरह स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते हैं. उसके बाद आपने नाम लिखना होता है जो कि आपके स्ट्रक्चर का नाम होगा या आपकी नई डेटा टाइप होगी, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होगी जो कि आप डिफ़ाइन कर रहे हो. ठीक है. स्ट्रक्ट पर्सन, तो जब भी पर्सन का वेरिएबल मैं बनाऊंगी तो पर्सन के नाम से बनाऊंगी. जैसे इंटीजर का वेरिएबल बनाते हैं तो इंटीजर के नाम से बनाते हैं, यानी ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है ये. ठीक है. स्ट्रक्ट पर्सन लिखा, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट एंड और सेमी कॉलन. ठीक है. इस तरह ये फंक्शन से डिफरेंट किस तरह से होता है, इसके एंड में सेमी कॉलन लगाते हैं. ठीक है. उसके बाद आपने इस पर्सन की क्या क्या डिटेल लेनी है, उसका नेम लेना है, करेक्टर अरे में लेना है, आपने उसकी एज लेनी है, उसकी सैलरी. आप इसको स्ट्रिंग नेम भी ले सकते हैं अगर आप करेक्टर्स नहीं डिफ़ाइन करना चाहते. अगर आप करेक्टर वाइज लेना चाहते हैं तो आप इसको करेक्टर अरे भी ले सकते हैं. ठीक है. फिर आपने उसकी एज ले ली, उसकी सैलरी ले ली, तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चर टाइप बन गया. द इनसाइड ऑफ द कर्ली ब्रेसेस यू कैन डिक्लेयर वन और मोर मेंबर. आप एक से ज़्यादा मेंबर्स बना सकते हैं. वो मेंबर्स आपके इंटीजर्स, फ्लोट, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं. वो मेंबर्स आपके करेक्टर्स भी हो सकते हैं. वो मेंबर्स आपके अरेज भी हो सकती हैं. ठीक है. हेयर अ स्ट्रक्चर पर्सन इज़ डिफाइंड विच हैज़ 3 मेंबर्स, नेम, एज एंड सैलरी. 3 मेंबर हैं, नेम, एज और सैलरी के. द मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज असेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर. जब भी आपने नेम को एक्सेस करना है तो आप जो पर्सन का वेरिएबल बनाएंगे उसके साथ डॉट लगा के बनाएंगे, क्योंकि अब ये करेक्टर नेम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, बल्कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. के ये स्ट्रक्चर का पार्ट है और आपने अगर इस नेम को एक्सेस करना है तो आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. Suppose you want to access age of structure variable Bill and assign it to 50 to 8. You can perform this task by using the following code. ठीक है. आपने क्या लिखना है, आपने एक पर्सन का नाम लिखा, वेरिएबल बनाया पर्सन बिल के नाम से, और आपने जब भी एज उसकी फाइंड आउट करनी है तो आपने लिखना है बिल डॉट एज, यानी आपने डॉट ऑपरेटर के थ्रू इसको एक्सेस करना है. अब हम इसका प्रैक्टिकली थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. सबसे पहले हम देखते हैं कि हम स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम एक एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और एम्प्लॉय के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि कैसे डिफ़ाइन करेंगे. हम लिखते हैं स्ट्रक्ट, ठीक है, एम्प्लॉय लिख लेते हैं उसका नाम और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट. आप देखेंगे खुद ही उसने कर्ली ब्रैकेट एंड और साथ सेमीकोलन लगा दिए, यानी कि आपके कंपाइलर को पता है कि इसके एंड में सेमीकोलन आता है. अगर अब वो नहीं डाल रहा तो आपने उसको मैनुअली लास्ट में डालना है. इसका हम एक पार्ट ले लेते हैं, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं. ठीक है. और इंट एज ले लेते हैं. जो हमने इसमें लिया मैनुअल में उसी को लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. एम्प्लॉय में आईडी, नेम और सेल्स लेनी है. उसने लिया है इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम और फ्लोट
सेल्स ली हुई है, ठीक है, और सेल्स को उसने अरे लिया हुआ है कि 3 मंथ्स की सेल्स लेनी। अब मैंने एक एम्प्लॉय लिया, वो सेल्स का काम करता है और उसकी एक आईडी है, उसका एक नाम है और 3 महीने की उसकी सेल्स जो है वो मैं सेव कर रही हूँ। ये मैंने एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया। अब इस स्ट्रक्चर को मैंने मेन से बाहर डिफ़ाइन किया। मेन से बाहर डिफ़ाइन करने का क्या मकसद है कि ये अगर कोई और फंक्शन हम बनाएंगे तो वो देख सके कि ये एक यूज़र डिफ़ाइन स्ट्रक्चर है एम्प्लॉय, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने मेन के अंदर क्या करना है, इसका वेरिएबल बनाना है। अब डेटा टाइप हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय, EMPLOYEE, यानी इंट जो हम लिखते हैं वो एम्प्लॉय है, और वेरिएबल का नाम मैंने फॉर एग्जांपल EMP रख लिया और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास एक एम्प्लॉय EMP है, इस एम्प्लॉय की आईडी क्या है, मैंने उसकी आईडी की वैल्यू लिखनी है, तो मैं लिखूँगी EMP.id। इसको कहते हैं डॉट नोटेशन। आप डॉट नोटेशन के ज़रिए इस वेरिएबल की आईडी को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। EMP का जो भी आपका एम्प्लॉय है उसकी आईडी आपने फॉर एग्जांपल 1 दे दी है। फिर आपने उसको नेम देना, EMP.name, और कोई भी नाम आप उसको दे सकते हैं, ABC जो भी नाम आपने देना है वो आप उसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने उसका नाम जो देना है, कोई भी नाम आप दे दें, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने सेल्स लिखनी है। अब सेल्स जब आप लिख रहे हो, EMP.sales लिख रहे हो, तो आप देखो सेल्स आपका सिंपल वेरिएबल नहीं है बल्कि अरे वेरिएबल है, तो आप सेल्स ऑफ 0 लिखेंगे। पहले 3 है ना, तो इसका मतलब है 3 वेरिएबल होंगे। या तो आप लूप लगा लो, अगर आपने मैनुअली हर मंथ की लिखनी है तो फॉर एग्जांपल 20,000 फर्स्ट मंथ में उसने सेल्स की, सेकंड मंथ में उसने जो है वो 70,000 सेल की, और थर्ड मंथ में उसने 60,000 या 50,000 सेल्स की, ठीक है। तो ये आपका जो है ना वो मैंने सेल्स का बना लिया। अब ये आपने नोट किया होगा 0 1 2, ठीक है। अरे में हम क्या करते हैं, इंडेक्स हमेशा 1 कम होता है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें। 0 1 2 का मतलब है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, मतलब 3 मंथ्स की सेल्स जो है वो मैंने सेव कर लिए। तो दिस इज़ बेसिकली कि आप इसको अगर आपने प्रिंट कराना है तो आप कैसे कराओगे, cout EMP.sales ऑफ 0। अगर आपने फर्स्ट मंथ की सेल्स प्रिंट करानी है तो आप ये लिखोगे, अगर आपने सेकंड की करानी है तो 1 लिखोगे, अगर आपने नेम प्रिंट कराना है तो आप EMP.name लिखेंगे। इसको चलाएंगे तो आपके पास 20,000 जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। दिस इज़ बेसिकली प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि आप स्ट्रक्चर्स को लिखना आपको आ जाए। तो ये इसने 20,000 प्रिंट कर दी। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इस सारे एम्प्लॉय का डेटा प्रिंट कराएं तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको cout करोगे, और cout करने के बाद आपने बारी बारी ये सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रिंट करानी है, ठीक है। मैनुअल में जो है इनिशियली स्ट्रक्चर्स को डिफ़ाइन करने के लिए यही चीज़ें बताई गई कि आप किस तरह से स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर आपने जब डिक्लेयर करना है तो आपने उसका वेरिएबल बनाना है, और जब आपने इनिशियलाइज़ करना है तो आपने डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो दे देनी है, फिर ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि आप जिस तरह आप एक एम्प्लॉय बनाते हो तो आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाते हो। अगर आपने एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बनाने हैं तो आप स्ट्रक्चर अरे बना सकते हो, ठीक है। जिस तरह आप इंटीजर अरे बना सकते हो, फ्लोट अरे बना सकते हो, सिमिलरली यू कैन मेक द एम्प्लॉय अरे, स्ट्रक्चर अरे। तो मैं फॉर एग्जांपल 3 की बना लेती हूँ। मैनुअल में 10 की हमने बनाई हुई है, आप 3 की बनाना चाहते हैं 3 की बनाएं, 10 की बनाना चाहते हैं फिर प्रैक्टिस 10 की बनाएं। अच्छा, अब 3 से मैं आपको जो है वो क्लियर कर देती हूँ, तो आप उसको फिर 10 पे इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने एम्प्लॉय की 3 का स्ट्रक्चर की 3 अरे बना ली, मतलब 3 साइज़ है, 3 एम्प्लॉयज़ का डेटा हम लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैंने मैनुअली नहीं देना, मैं यूज़र से पूछूँगी, तो मैं अब अरे आ रही है तो बार बार इसको लिखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो मैं लूप लगा लेती हूँ। लूप हम कैसे लगाएंगे, 0 से लेकर 2 तक का हम लूप लगाएंगे, <3 तक का, I प्लस प्लस, एंड देन मैं लिखूँगी cout एंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉय,
नेम ऑफ एम्प्लॉय और देन मैं लिखूँगी सी इन। अब आप देखो सी इन जब हम करेंगे तो हम EMPI, ठीक है। अब अरे जो है, पहले सेल्स जो है वो हमारे पास अरे थी, इसलिए सेल्स के आगे हम जो है सबस्क्रिप्टेड नोटेशन यूज़ कर रहे थे, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्टेड नोटेशन, ठीक है। अब हमारी स्ट्रक्चर भी हमारे पास जो है वो E1 2 3 है, तो हमने EMP0.ID यानी फर्स्ट एम्प्लॉय की ID, ठीक है। फिर मैंने उसकी नेम लेना है हमने, ID हम खुद से कर देते हैं इसको, और ज़ीरो की बजाय मैं आई लिखती हूँ क्योंकि आई में ज़ीरो है तो सेम हो जाएगा। EMP ऑफ I.ID इक्वल टू I+1, ठीक है। ताकि चूँकि आई हमारा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है तो मैं चाह रही हूँ ID 1 हो, फिर दूसरी दफ़ा ID 2 हो, तीसरी दफ़ा ID 3 हो, इसलिए मैंने इसमें +1 किया हुआ। लेकिन ये +1 आई के अंदर प्लस नहीं हो रहा, ठीक है, आई में ज़ीरो ही रहेगा। आई के अंदर +1 कब होता, अगर मैं I इक्वल टू I+1 लिखती, यानी आई के अंदर 1 प्लस होके आई में सेव हो जाता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिर्फ आई में 1 प्लस होके इसको असाइन हो रहा है, ठीक है। आई में मेरे पास ज़ीरो ही है, तो मैंने EMP ऑफ $0.ID मेरे पास क्या होगी 1, एम्प्लॉय का नाम मैंने किया तो EMP ऑफ $0.name क्या हो गया, जो भी नेम यूज़र एंटर करेगा। फिर मैंने यूज़र से लिया एंटर फर्स्ट मंथ सेल्स, कि आप पहले महीने की सेल्स एंटर करें। EMP ऑफ I.Sales। अब आप देखो कि दोनों चीज़ें, स्ट्रक्चर भी अरे है और सेल्स भी अरे है, तो EMPI का मतलब पहले एम्प्लॉय की सेल, पहले महीने की ज़ीरो ले लो। यहाँ पे भी आप लूप विद इन लूप लग सकता है, लेकिन मैं हर महीने की सेल्स जो कि डिफरेंट होती है इसलिए मैं यूज़र से पूछ रही हूँ ज़ीरो। फिर मैं उसको दोबारा से, इसको ही आप दोबारा से रिपीट करेंगे, आप लिखेंगे सेकेंड मंथ और इसको 1 कर देंगे, ताकि जो दूसरी सेल्स वो एंटर करे वो आपके पास फर्स्ट में चली जाए। फिर आपकी जो तीसरी सेल्स वो एंटर करे, थर्ड मंथ, वो आपकी थर्ड मंथ में चली जाए। अब ये मैं 3 यूज़र्स के लिए यूज़र से डेटा ले रही हूँ, और जब हम इसको चलाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि 3 दफ़ा ये रिपीट होगा। एंटर नेम ऑफ द एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एम्प्लॉय करनी है, मैंने लिखा, उसकी सेल्स लिखी, फिर सेकंड एम्प्लॉय का नेम, उसकी सेल्स, फिर थर्ड एम्प्लॉय का नेम, उसकी सेल्स, तो ये जाके उसमें सेव हो जाएगा। अभी सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर के अंदर डेटा को सेव कर रहे हैं, तो ये उस स्ट्रक्चर में जाके डेटा सेव हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस डेटा को प्रिंट भी कराना चाहती हूँ, तो मैं सिंपल इसको जो है वो दोबारा से हम लूप लिखेंगे 0 से 3 तक का, और अब सिर्फ प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखेंगे, सी आउट EMPI.ID, EMPI.name, EMPI.sales of 0, और इसी तरह मैंने सारी सेल्स जो हैं वो प्रिंट करानी है। ठीक है, अब चूँकि इसमें स्पेसेस नहीं आएंगी, जब हम इसको चलाएंगे तो ये सारा इकट्ठा प्रिंट हो जाएगा, तो हम इसके बीच में अगर स्पेसेस देना चाहते हैं, ये बहुत लंबा हो रहा है, तो हम इसको 2 लाइंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सेपरेट तो वो। अच्छा, स्पेस दे दी मैंने, टैब स्पेस देनी है तो \T लगा दें, वो ज़्यादा बेहतर है, और इस तरीके से आप इसमें स्पेसेस दे सकते हैं ना, \T, और इसको बेशक आप यहाँ से ऐसे कॉपी कर लें। नाउ यू मस्ट बी फेमिलियर कि किस तरीके से आपने
प्रीवियस जो डिफ़ाइन की हुई चीज़ें हैं उनको यूज़ करना है। अच्छा, आपने क्या किया, EMPI.sales0, EMPI.sales1 टैब स्पेस और एंड में आपने एंड एल लगा दिया। अब ये क्या करेगा, सारे एम्प्लॉयज़ को प्रिंट कराएगा। आप चाहते हो कि ऊपर हेडर भी अगर आपने प्रिंट कराना है तो आप हेडर भी प्रिंट करा सकते हो। सी आउट आईडी, सबसे पहले आईडी प्रिंट हो रही है, फिर टैब स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर नेम प्रिंट हो रहा है, फिर टैब स्पेस प्रिंट हो रहा है, फिर सेल 1, फिर सेल्स 2, फिर टैब स्पेस सेल 3 और एंड में एंड एल लगा देते हैं। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आप तीनों एम्प्लॉयज़ का डेटा एंटर करेंगे और ये तीनों एम्प्लॉयज़ की आईडी, नाम और तीनों मंथ्स की सेल्स जो है वो प्रिंट कर देगा। इसको हम करके भी देख लेते हैं। तो ये देखें, आईडी, नेम, सेल 1, सेल 2 और सेल 3। अब आप क्या कर सकते हो, आप सारी हर मंथ की सेल की बजाय आप एक मतलब उनकी टोटल सेल्स भी डिस्प्ले करा सकते हो, जो कि बेसिकली आपका टास्क है। यहाँ पे आप क्या करो, रादर आप इनको ये करने की बजाय आप इन सबको प्लस करके, मतलब यहाँ पर आप ऐसे करो, EMPI ऑफ सेल्स प्लस EMPI1 प्लस ये आपकी सबकी सेल जो है वो ऐड हो जाएंगी 1012 की। और यहाँ पे आप टोटल सेल्स लिख दो, वादर के आप हर महीने की, आप उसी को ऐसे ही रहने दें। और ये वाली लाइन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला ऐसे ही लिखा रहे, मैं इसको चेंज नहीं करती और मैं ये कहती हूँ कि सेल्स 3 के बाद टोटल सेल भी प्रिंट हो जाए। तो मैं यहाँ से एंड एल सिर्फ हटा रही हूँ ताकि न्यू लाइन में जाने से पहले मेरे पास टोटल सेल्स इस तरीके से प्रिंट हो जाए कि ये सारी आपस में ऐड होकर प्रिंट हो रही हैं। ठीक है, तो टोटल सेल्स आपकी ये प्रिंट हो रही हैं। ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा, टास्क जो आपका है इस का वो है कि कैलकुलेट द टोटल सेव द अबव एंड प्रिंट एम्प्लॉय आईडी नेम एंड टोटल सेल्स। तो ये बेसिकली टास्क है, अपने आईडी नेम और टोटल सेल जो है वो प्रिंट करानी है। तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वन। सेकंड आपके पास ये है कि आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से मॉडिफाई करें कि जो टोटल सेल आपने कैलकुलेट किया उसमें से मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज जो है वो निकाल लें। और आप इसको इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, हर मंथ की मैक्सिमम, मिनिमम और जो है एवरेज निकालें। बट दिस इज़ एन ऑप्शनल वे, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर अदरवाइज दिस वन इज़ कंपल्सरी एंड हैव द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 7। सो यू हैव टू डू दिस एज वी हैव डन इन अरेज कि मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज कैसे निकालना है। थोड़ा सा इन प्रैक्टिस भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैक्सिमम, मिनिमम या एवरेज आपने कैसे निकालना है। हम ऐसा करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम हमने काफ़ी डिस्कस किया, हम एवरेज को देख लेते हैं। एवरेज के लिए हमें जो है वो एक फ्लोट सम और एक एवरेज, दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे। सम को हम ज़ीरो कर देंगे इनिशियली क्योंकि वो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हमारे पास जो है वो ज़ीरो होता है ना। एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि कोई भी चीज़, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी चीज़ में ज़ीरो ऐड करो तो ज़ीरो होता है, क्योंकि सम इनिशियली हमारे पास ज़ीरो होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये वाला जो हमने किया था ऐड करने वाला, इसको हम ऐड करके डिस्प्ले कराने की बजाय हम इसको सम में सेव भी करते जाते हैं ना। सम प्लस इक्वल टू दिस, यानी प्रीवियस जो भी वैल्यू उसकी थी इसको इधर रहने देते हैं क्योंकि हमने डिस्प्ले कराना है। सम क्या करेगा कि पहली दफ़ा आपकी जितनी भी सेल है, पहले एम्प्लॉय की सेल्स, दूसरे एम्प्लॉय की और तीसरे एम्प्लॉय की सेल, तीनों सम के अंदर सेव हो जाएंगी। ठीक है,
ये क्या कर रहा है, एक एम्प्लॉय की सम करके प्रिंट करा रहा है और इसके अंदर तीनों एम्प्लॉयज़ की सम हो रही हैं, तीनों मंथ्स की। यानी हमारे पास पहले एम्प्लॉय की 3 मंथ्स की, दूसरे एम्प्लॉय की 3 मंथ्स की और तीसरे एम्प्लॉय की 3 मंथ्स की, सबकी जमा होकर सम के अंदर सेव हो गई हैं। और अब हमने एवरेज डिस्प्ले करानी है, तो हम सी आउट एवरेज सेल्स हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास सम डिवाइडेड बाय, हम इसको एवरेज के अंदर सेव भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी लिखना चाहें तो सम डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 एम्प्लॉयज़ हैं। एवरेज यही होता है कि टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़। तो एवरेज को हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। एवरेज इजी है। इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम में भी आप इसी तरीके से कर सकते हो कि आप अब मैक्सिमम और मिनिमम जब आप एवरेज का निकालेंगे, ये तो एवरेज निकालिए ना आपने कि मैक्सिमम सेल्स किसकी हैं, मिनिमम सेल्स किसकी हैं, और अच्छा मैक्सिमम मिनिमम के लिए आप अलग लूप भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें चले अगर आपने ये भी लगाना है तो सिंपल हम क्या करते होते थे मैक्सिमम में कि पहले एम्प्लॉय की जो टोटल सेल हैं वो हम यहाँ पे एक फ्लोट मिन ले लेते हैं और पहले एम्प्लॉय की सेल्स सारी सेव कर लेते हैं एज मिनिमम। एम्प्लॉय ज़ीरो और एम्प्लॉय ज़ीरो, यानी पहले एम्प्लॉय की जितनी भी सेल्स हैं वो हम मिनिमम ले लेंगे और फिर हम देखेंगे इफ़ मिनिमम इज़ ग्रेटर देन ये वाली सारी सेल्स, तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे मिनिमम इक्वल टू दिस सेल, मिनिमम इक्वल टू दिस सेल हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि मिनिमम हमने देखा कि पहले एम्प्लॉय की सेल्स हैं, अगर दूसरे पहले एम्प्लॉय से ये तो नहीं आएगा, जब दूसरी दफ़ा 1 की दफ़ा ये चलेगा कि पहले एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय से अगर ज़्यादा सेल्स हैं तो मिनिमम में दूसरे एम्प्लॉय का आ जाएगा। इसी तरह तीसरे का, तो एंड में हमारे पास मिनिमम में हम यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं सी आउट मिनिमम सेल्स इक्वल टू मिन। ये डिफ़िकल्ट तरीका भी हो सकता है, आप इसको और आसान तरीके से कर सकते हो, इसको वेरिएबल में सेव कर सकते हो। आपको जिस तरीके से समझ आता है आप उस तरीके से उसको कर लो। कॉन्सेप्ट वही है। पिछली दफ़ा ये हो रहा था कि आप एक एक वैल्यू ले रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं सारी सेल्स को जमा कर रहे हैं और उसमें से हम मिनिमम निकाल रहे हैं। तो ये मिनिमम सेल्स आ गई और इसी तरीके से आपने मैक्सिमम सेल्स निकालनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम सेल्स आप कैसे निकालोगे, आप इसी को कर दोगे, एक आप फ्लोट मैक्स बना लो और इसी को आपने सिर्फ एक और इफ़ को ऑपोजिट करना है। ये अगर मैक्स इज़ लेस देन है तो फिर आप मैक्सिमम इक्वल टू दिस कर दें, तो आपके एंड में मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज सैलरी जो है वो सेल्स जो हैं वो डिस्प्ले हो जानी चाहिए। इसको करके देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमें। अच्छा, नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय का नेम ले लें, उसकी सेल्स आप ले लें 200, 300 और 400। सेकंड एम्प्लॉय आप ले लें, उसकी सेल्स ले लें 300, 400, 700 और थर्ड एम्प्लॉय ले लें 900, 700 एंड 800। तो कुछ इस तरीके से आपकी मैक्सिमम सेल्स जो हैं वो आपके पास, एवरेज आपकी सेल्स ये आ रही हैं, मैक्सिमम सेल्स आपकी, अच्छा ये 20 के बीच में ना स्पेस नहीं आया, तो ये टोटल आपकी एक की 900 है, एक की 1400 है, एक की 2400 है, तो 900 आपको पता है कि सबसे मिनिमम आ गई, तो 900 मिनिमम है, 1400 मैक्सिमम सेल्स गलत आ रही हैं
क्योंकि मैक्सिमम में हमने यहाँ मिनिमम प्रिंट कराया हुआ ना, इसको मैक्स कर देंगे तो सही हो जाएगा। और एवरेज सेल्स होपफुली इन 900 और 1400 2400 को जमा करेंगे तो उसकी एवरेज मेरा ख्याल है 1566 ही बनेगी। आप थोड़ा सा ये फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम हुआ है, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे करोगे कि आपने इसके बाद दोबारा से टैब स्पेस जो है वो ऐड करना है ना, जहाँ पे हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे ये सी आउट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बाद टैब स्पेस प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेटर हो जाएगा और इसको हम मैक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें, इससे बेटर वे आपको लगता है अलहदा से वेरिएबल बना के अलहदा लूप्स के थ्रू कर सकते हैं, उस तरह कर ले, लेकिन इसको थोड़ा सी अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप करने की कोशिश करें और देखें कि कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।